गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा शुरू कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11th का है, और इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है जो हम लोगों ने अकाउंटिंग करना शुरू किया है, उस सीरीज में चैप्टर नंबर 18 है। एक्चुअल में दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 18 है और एक चैप्टर 19 है। दोनों को मिलाकर के हम चैप्टर 18-19 बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो उस सीरीज में आज हमारे पास ये वीडियो नंबर 1 आ रही है और आज डेट हो गई है बेटा हमारे पास 18 नवंबर 2020 हमारी हो गई है डेट। तो हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपको कुछ हद तक रिपीटेशन लगेगा। पहला हमारे पास थ्योरेटिकल वे में आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर आता है बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम इसको अलग अलग ही बना सकते हैं और कंबाइंडली बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हैं, दे आर नोन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक 1 मार्कर क्वेश्चन और भी बनता है, दीज आर नोन एज द पीरियड स्टेटमेंट। इनको हम पीरियड स्टेटमेंट कहते हैं। और बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला चैप्टर जो बेसिकली मैं जो जिस नाम से बोलता हूँ इसको बोलता हूँ विदाउट एडजस्टमेंट। ये वाला चैप्टर क्या है बेटा? विदाउट एडजस्टमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे करते हैं, यानी कि कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट आपने किए हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समराइज भी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। का मीनिंग क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्टिव और नीड और इम्पॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर कौन से हैं? जो हम लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर 1 में जो किए थे वही करीब करीब यहाँ पे क्या है बेटा आपके यूजर्स हैं। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इन सारी टर्म्स के साथ आप क्या हो चुके होंगे? हैबिचुअल भी हो चुके होंगे। फिर हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की, बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स की। याद आ रहा होगा इनिशियल डेज हमारे जो क्लास 11th के थे, और देखिए एंडिंग डेज करीब करीब सेम ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग। फिर हम कुछ डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे इस चैप्टर में कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह के कुछ हमारे पास डिफरेंसेस भी आएंगे। फिर ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को दिखाने का जो बैलेंस शीट में 2 तरीके होते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। बाद में आएंगे तब आपको बताएंगे। फिर क्लासिफिकेशन क्या क्या है एसेट्स लायबिलिटीज़ का, और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या हैं। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है और वर्टिकल फॉर्म है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम इस टाइम करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। वर्टिकल फॉर्म हम बिल्कुल करेंगे क्लास 12 के अंदर करेंगे। क्लास 12 है उसके अंदर हम पार्ट भी करते हैं एक हम लोग, वहाँ पे आप वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे। ये जानकारी हम बिल्कुल लेंगे। तो आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस थ्योरेटिकल साइंस में, इस चैप्टर का क्या मतलब है कि व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। दीज आर प्रिपेयर्ड टू नो। क्यों बनाए जाते हैं वो हैं, तो पहले तो बताया मीनिंग क्या है। एट द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर के हम क्या बनाते हैं, और P&L अकाउंट बनाते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? यस, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये इसका मीनिंग है, यानी कि इसका मीनिंग है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसको बनाने के कारण क्या है। एक तो में प्रॉफिट और लॉस, ये लाइन रिपीट होगी। इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज़ नोन एज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। और कितनी एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, इसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, नीड और इम्पॉर्टेंस तीनों का मतलब ये है क्या क्या है। एक हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगता है, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए हम क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होते क्या हैं, इनको हम बाद में धीरे धीरे जानेंगे। एक हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को, यानी कि आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पिछले साल का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। दे थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, आपके एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। वो हम लोगों ने किया भी था जब हम लोगों ने चैप्टर किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स का चैप्टर किया था। द अकाउंट्स एट अ साइड, ठीक है, अमाउंट्स एट अ साइड एज रिजर्व डिपेंड्स अपॉन द नेट प्रॉफिट एंड, वो पता लगेगा। अकाउंटिंग रेशियोज हम लोग करते हैं, ये भी क्लास 12th में आती हैं, बस पता होना चाहिए अकाउंटिंग रेशियो होती हैं। ये हम क्लास 12th के अंदर है, बिल्कुल करेंगे, इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बताऊँ आपको। फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियोज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो उसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डिफरेंट टाइप की रेशियोज में निकालते हैं जो हमारे क्लास 12th में आती है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये है ऑल्सो नॉन एज द इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब बैलेंस शीट के क्या क्या है, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, और डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस बाय कंपोर्टिंग द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और प्रोप्राइटरी रेशियो ये क्लास 12th में आएगा। बस आपको पता होना चाहिए, इससे हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन का क्या होता है बेटा पता लग जाता है। अब आते हैं हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका एक तरह से रिपीटेशन ही है, पहले भी हम लोगों ने किया था। ऑनर्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, वाई द ऑनर्स आर इंटरेस्टेड, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड। आप भी साथ साथ में मार्क कर सकते हैं, बाय द बिजनेस बिसाइड द सेफ्टी और देयर इन्वेस्टमेंट। वाई द मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड, because they have to take the different decision, determination of selling price, cost control and reduction, और इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट को भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, एक आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम P&L लिखते हैं शॉर्टकट में बेटा, P&L, और एक BS तो पता ही है आपको, बैलेंस शीट। एम्प्लॉयज़ ऑन ट्रेड, बिकॉज टू नेगोशिएट फॉर द बेटर वेजेस, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट, इस कारण से हमारे एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस भी इंटरेस्टेड रहती है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स के ऊपर, तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी हमारे लिए क्या होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों होते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस, दे वॉच परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो द वेदर इट इज़ प्रोग्रेसिव एज प्रोजेक्टेड टू इंश्योर सेफ्टी सर्विस एंड रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि जो उन्होंने पैसा दिया है उधार उसकी रिकवरी उनके पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और उनका पैसा सेफ है कि नहीं, उसके लिए ये एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल यूजर क्रेडिटर्स क्यों करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमें उधार देते हैं। टू सप्लाई द गुड सर्विसेज एंड क्रेडिट, लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई रिमेन इन्वेस्टेड इन क्रेडिट परचेज बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, कि वो क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ भी इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि उनको डिफरेंट टैक्सेस की क्या करनी होती है, रिकवरी करनी होती है। गवर्नमेंट मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल द नेशनल इनकम, इनको कंपाइल करनी होती है, और गवर्नमेंट लेवी GST के बारे में सुना है आपने, इनकम टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ असेस द करेक्ट टैक्स ड्यू फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। द इन्फॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प रिसर्चर इन स्टडी और सर्वे रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फर्म और इंडस्ट्री। पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड रहती है, टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक substantial contribution to the economy in many ways, employment of the people, patronage to the supplier, and so they are the different groups those are interested in financial statements. फिर हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे ये हमारा किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू आइटम। आपको मालूम है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलता है वो रेवेन्यू आइटम कहलाती है, और जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है वो आपके लिए क्या कहलाती है बेटा, यस कैपिटल आइटम कहलाती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जस्ट एक रिपीटेशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, द बेनिफिट ऑफ विच फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विल पीरियड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि नॉर्मली 12 महीने का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस होता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स, वहाँ पे भी हमारा खर्चा हो सकता है।
एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग द फिक्स एसिड टू द प्लेस ऑफ देयर यूज़ एंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन वाले खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ द ओल्ड फिक्स एसिड, ये वर्ड याद रख लीजिए, पुरानी चीज़ के अंदर में हमने कुछ पैसा लगा दिया ताकि वो नई सी बन जाए, ओवरहॉलिंग बोलते हैं हम लोग, यानी कि पुरानी मशीन की ओवरहॉलिंग करा दी हम लोगों ने। सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा और क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर द राइट टू डू द बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने का अधिकार आपने लिया है, तो मतलब लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ऑब्टेन द लाइसेंस और पेटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओनली द इनिशियल एक्सपेंडिचर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिन्यूअल फीस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर साल आप जो फीस देंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर फॉर द परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दिस इज ऑफ कोर्स जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल कोई एक्सपेंस होता है, कोई अगर एसेट को अगर हम एक्वायर करते हैं तो वो भी किस में कैटेगरी में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं हम लोग, बिल्कुल इनको हम बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज एग्ज्यूम्ड और कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो जिसका कि बेनिफिट आपको 1 साल के लिए मिलता है। ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, पावर है, फ्यूल है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स है, उनको मेंटेन करने में खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटीरियल, जब गुड्स परचेज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन जो लगेगा आपके एसेट्स के ऊपर, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर नोन एज अ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड एज एक्सपेंस एंड मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपीयर टू बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस बट दे आर कैपिटल एक्सपेंसेस, यानी कि हम बिल्कुल बात करेंगे, उनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जांपल भी करेंगे अभी हम लोग। तो ये जो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो देखने में तो क्या लगते हैं कि रेवेन्यू, बट एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीन खरीदी लेकिन पहली बार हमने वो करवाई है, उसकी वाइट वॉश करवाई है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखने, ये हमारे पास क्या है, देखने में तो रेवेन्यू लगते हैं लेकिन होते कैपिटल हैं। वेजेस पेड द वर्कर टू प्रोड्यूस अ टूल टू बी यूज टू फैक्ट्री इटसेल्फ और टू फिक्स ए मशीन, अगर मेरे को मजदूरी पे करिए ऐसा टूल बनाने के लिए जो यूज़ होगा फैक्ट्री में खुद या एक मशीन के अंदर यूज़ होगा, या मशीन को फिक्स करने में यूज़ होगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फी लॉयर को पे करिए, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन रेज टू एक्वायर एन एसेट अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ रेडी फॉर यूज़, कि हम लोगों ने कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई पैसा उधार लिया, जो लोन लिया है, तो लोन पे जो ब्याज जाएगा वो भी हमारी किसके अंदर ऐड हो जाता है, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबको मालूम है, ये हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, दिखाते हैं बेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे पास आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पज़ क्या है, पहली बात तो इट इज़ एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट और इट इज़ इंकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। कैपेसिटी क्या है, इससे अर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। इट इज़ इंकर्ड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को अर्न करने में, ऑफकोर्स ये भी प्रॉफिट अर्न करने में होगा, लेकिन इससे अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, इसका बेनिफिट विद इन ए ईयर मिलता है। ये डेबिट करते हैं एसिड अकाउंट में, ये डेबिट करते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंस में। इसका नेचर क्या है, एसिड है, ये एक्सपेंस है, ये शो करते हैं बैलेंस शीट में, इसको शो करते हैं ट्रेडिंग और P&L में। एग्जाम्पल क्या है, मशीन खरीद ली है, बिल्डिंग खरीद ली है, फर्नीचर खरीद लिया। अब डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास किसी भी एसिड के ऊपर, या कोई आपने रेंट पे कर दिया, या आपने सैलरी पे कर दी, या आपने रिपेयर के चार्जेज हैं, या इंश्योरेंस के चार्जेज हैं, वो सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे बेटा, ऑफकोर्स वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इम्प्रॉपर कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये उन्होंने कुछ हमें बताया है यहाँ पर।
बेटा हमें इम्प्रॉपर कंसिडरेशन को नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही मानना चाहिए, और रेवेन्यू है तो रेवेन्यू मानना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे जो प्रॉफिट और लॉस आएंगे वो गलत आएंगे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए था, हमने खर्चा नहीं दिखाया उसको, तो इस साल के खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ये प्रैक्टिस हम अवॉइड करनी चाहिए। तो 2 इलिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पे। इस तरह के इलिस्ट्रेशन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। सेकेंड हैंड कार खरीदी हम लोगों ने 1 लाख रुपए की, उस पर 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया जी। ऑफ कोर्स कौन सा एक्सपेंडिचर है, यस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 25,000 पे करा है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अभी हमने चर्चा करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर हमारे पास करी है हम लोगों ने, तो रिपेयर कौन सा खर्चा आएगा, यस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, हमारी कोई कमी रह गई थी। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्स पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस पेड ऑफ द कार का अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल वो भी हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर में वो भी हमारा क्या माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक बात बताता हूँ, अपने पूछना पेरेंट्स से, जब वो नई गाड़ी खरीदते हैं, आजकल नई गाड़ी खरीदने के ऊपर है ना 5 साल का आपका 5 ईयर का ही इंश्योरेंस पूरा का पूरा क्या कर देते हैं आजकल हम लोग बेटा पे कर देते हैं। हम लोग कितने साल का पे कर देते हैं, 5 ईयर का जो इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी, वो आपका इमीडिएटली क्या कर दिया जाता है, आजकल पे कर दिया जाता है। चलिए तो आपको वैसे बताया गया है। कोई कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस टू द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर का जो ऑफिस है वो आपने क्या करा दिया है, उसको एयर कंडीशनिंग कर दिया है, तो ऑफकोर्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही आपका लिया जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल आपसे 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेट विद रीजन फॉलोइंग आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको बताना है। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कस्टम ड्यूटी पे करिए, ऑफकोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, यस नई मशीनरी को इरेक्ट किया है, तैयार किया है, तो एक्सपेंडिचर है। 5,000 स्पेंड और रीपेंटिंग द फैक्ट्री, आपने दोबारा पेंट करवा दिया, ऑफकोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर 2,000 नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ द मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या माना जाएगा आपका, बिल्कुल आपका ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे इन्होंने सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है और एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, आप लिख देंगे, बिकॉज इसी बेसिस के ऊपर हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। अब हमारा मेन काम है एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको समझाना आपको उस स्टेज के ऊपर बड़ा डिफिकल्ट होता था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू नेचर का, यानी कि जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको कितने साल के लिए मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। जैसे अभी मैंने बात करी थी, आजकल 5 साल के लिए क्या कर देते हैं बेटा, इंश्योरेंस कर देते हैं गाड़ियों का। वो एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था, इसका कारण यही था, 5 साल के लिए अगर वो इंश्योरेंस करा लेते हैं तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आपका लिया जाएगा। तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिले, लेकिन वो बेनिफिट कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट भी आपका हो जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट इज एस्टिमेटेड दैट किस बेनिफिट विल एक्सटेंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, जो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपका जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता लग भी जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करेंगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। इसमें हर एक टीचर एक एग्जांपल देता था, एडवर्टाइजमेंट का देता था, आपको याद होगा एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है, तो इसको भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर एक और किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम 4G लाइसेंस का एग्जांपल देते थे। 4G का लाइसेंस अगर हम लोगों ने मान लीजिए भारत सरकार से ले लिया है और भारत सरकार ने कहा कि अब लाइसेंस जो है आपको मिलेगा, मान लीजिए 1 करोड़ का मिलेगा, आपको 1 करोड़ रुपए का आपको लाइसेंस मिलेगा और 10 साल की उसकी लाइफ है, 10 साल के बाद लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, तो हर साल का खर्चा कितना हो गया, 10-10 लाख रुपए हो गया। तो ये क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमारा जो खर्चा आया वो तो टोटल 1 करोड़ का आया, लेकिन 10 लाख रुपए का बेनिफिट हर साल मिलेगा। अब तो 90 लाख का हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, फिर 80 लाख का, फिर 70 लाख का, 60 लाख का, 50 लाख का, और एक दिन आके वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या है, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट,
और प्रॉफिट एंड लॉस में हम कर देते हैं द अमाउंट डॉट नॉट रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज ए फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे मैंने बताया 1 करोड़ का अगर हमारा लाइसेंस है तो 10 लाख दिखा देंगे, 90 लाख बैलेंस शीट में, फिर अगले 10 लाख फिर P&L में, बैलेंस शीट में 80 लाख, फिर बैलेंस शीट में 70 लाख और 1 दिन के बाद बैलेंस शीट में 0 अमाउंट रह जाएगा। इसका मतलब पूरा उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट कर लिया गया है। अब जैसे हम लोगों ने करा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द फिक्टिशियस एसेट्स ऑल्दो इट इज़ अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज़ नॉट रियली एन एसेट टू द बिजनेस। ये एसेट नहीं है क्योंकि इससे पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल एसेट ना कह तो फिक्टिशियस एसेट कह देते हैं, यानी कि ये पैसा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इसका हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब आते हैं हम कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट, यानी कि वो तो हम लोगों ने बात करी कि पेमेंट हमारा जा रहा है, अब पेमेंट आएगा तो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। वहाँ पे हम बिल्डिंग खरीदते थे, मशीन खरीदते थे, ठीक है, गुडविल परचेज करते थे, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता था। लेकिन अगर रिसीट मिले, बिल्डिंग बेच दें, मशीन बेच दें, हम लोग अगर फर्नीचर बेच देंगे तो जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट कहलाएगा, क्योंकि ये कभी कभार मिलती हैं, है ना, यानी कि हम जो नॉन रैकरिंग नेचर की होती हैं। और जो रैकरिंग नेचर की रिसीट्स होती हैं, जैसे आपने गुड्स बेचे उससे पैसा आया, वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट इज नेसेसरी एज इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नेसेसरी। कैपिटल रिसीट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइजेस, ठीक है, डेट आर नॉट इनकम, जो इनकम नहीं है हमारे। क्या एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया बिजनेस में, उससे पैसा आ गया। लोन रिसीव्ड एंड सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट, आपने किसी से लोन ले लिया तो इनकम थोड़ी हो गई बेटा वो, या आपने कोई एसेट्स को बेच दिया है। कैपिटल लोन रिसीव्ड इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, दस इट इज़ नॉट एन इनकम। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट रिड्यूस द फिक्स एसेट, दस द amount received is not revenue earned in the normal course of business. Stating it differently, capital assets do not affect the profit or loss of the business. बिल्कुल वो अफेक्ट नहीं करेंगी। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलनी चाहिए। These are the amount received in the normal course of the business, mainly from the sale of goods or services. कैश सेल है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर है, बुक डेट्स रिकवर, बुक डेट्स का होता था डेटर से पैसा जो डूब गया वो रिकवर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, इन अदर वर्ड रेवेन्यू रिसीट अराइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रेवेन्यू रिसीट इज डेट रिसीट आर द इनकम हैंस एंड सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में हम इनको शो करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे बेटा, यहाँ पे सॉरी डिफरेंस बिटवीन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट सेट असाइड बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो हमारा कैपिटल रिसीट कहलाता है। सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा हमारा रेवेन्यू रिसीट। ये बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में शो करते हैं। ये कैपिटल रिसीट आर नॉर्मली ऑफ नॉन रैकिंग नेचर, ये रैकिंग नेचर की होंगी। कैपिटल रिसीट आर द रिसीट विच आर नॉट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलती हैं। आर नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ प्रॉफिट टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिसीट इज द नेट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड expired portion of the capital expenditure, deferred expenditure as available for distribution of owner of the business. तो यानी कि उनका यूज़ करने के बाद हमें रिसीट मिली है जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर में क्या बनता है बेटा, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनता है, और एक हमारे पास क्या बनती है बेटा, बैलेंस शीट बनती है। तो मैं बताऊंगा आपको, उसका फॉर्मेट भी हम समझाएंगे। तो थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे बनती है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ द अकाउंट टू डेट इफेक्ट प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ एंटरप्राइजेज। अकाउंट इंक्रीज द प्रॉफिट शोन ऑन द वन क्रेडिट साइड व डिक्रीज द प्रॉफिट। ये आपको इनकम स्टेटमेंट बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं करना। 2 अकाउंट बनते हैं आपका, एक ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, और P&L अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। तो उन्होंने मीनिंग बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो द रिजल्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो हमारी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स है उससे जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा अकाउंटिंग पीरियड का। इट इज़ क्रेडिट विद द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड एंड द क्लोजिंग इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ये आपको टेक्निकल से इस तरह से दे रखा, फीचर्स पता होने चाहिए। ये पहली स्टेज है, इट रिकॉर्ड ओनली नेट सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट।
दो चीज़ रिकॉर्ड करती है। इसका जो बैलेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम P&L अकाउंट के अंदर में। बाकी इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर आएंगे तो आपको बेहतर है हमारी बातें आपको समझ आ पाएंगी। क्या पर्पज़ है इसको बनाने का? पर्पज़ बिल्कुल बनाने का है, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, और एक इसको बेस्ड होता है बेटे मैचिंग प्रिंसिपल पे। 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ये छोटे छोटे फार्मूले आएंगे, वो अभी हम आपको बिल्कुल करके दिखाएंगे यहाँ पे। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि क्या फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ये बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको बिल्कुल बना के दिखाऊंगा अपने तरीके से भी। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे परचेज़ आती हैं, उसमें से जो परचेज़ रिटर्न होगी वो माइनस हो जाती है, जो नेट अमाउंट होता है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो खर्चे आते हैं वो बेटा डायरेक्ट नेचर के आते हैं। 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, आपको धीरे धीरे पता लगेगा यहाँ कौन से नेचर के एक्सपेंस आते हैं बेटा। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी है, खाली में डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिख दिया। कैरेज इनवर्ड है, यानी कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं उस टाइम पे जो भाड़ा दिया जाता है वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है, और बेचते समय जो भाड़ा दिया जाता है वो कैरेज आपका आउटवर्ड कहलाता है। तो अब इनवर्ड आते हैं, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड आएगा यहाँ पे भी। फैक्ट्री पावर है, फैक्ट्री के खर्चे आ गए, यानी कि यहाँ पे जो खर्चे आते हैं आपके फैक्ट्री से रिलेटेड आ सकते हैं। इसका मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। जो आपकी परचेज से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे आपके यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका सेल आएगा, सेल में अगर सेल रिटर्न है उसको रिटर्न वर्ड कहते हैं, वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई स्क्रैप बेची है उसको पैसा आ गया। ये आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि स्टॉक जो बच गया वो आ जाता है। और अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, अगर आपका स्टॉक में आग लग गई है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। ये एक तरीका और भी हो सकता है, उसको हम परचेज में से भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और डिफरेंस आएगा इधर या इधर, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है। इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, बिल्कुल वो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अभी मैं आपको केवल ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नेचर के क्या आते हैं हमारे पास, एक्सपेंसेस आते हैं, वो आपको डिटेल में मैं बताऊँगा अभी आपको, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे। उसके बाद हमें क्या बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट के बाद इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच ऑल गेन एंड लॉसेज आर कलेक्टेड टू असेंड द एक्सेस ऑफ गेन ओवर द लॉसेज और वाइस वर्सा। प्रॉफिट और लॉस आएगा, ये आपको सारी कहानी दे रखी है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेन हमारा काम क्या होगा, क्या फीचर्स क्या हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, सेकंड स्टेज कहलाती है हमारे पास। क्या कहलाती है बेटा, सेकंड स्टेज जो कहलाती है, इट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेज, ये एक्यूरेट बेस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है बेटा। इट इज़ क्रेडिटेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा वहाँ से निकल के आया, उसके बाद उसके अंदर में ऐड करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डेबिट विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। बताएंगे आपको बैलेंस इस अकाउंट का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहलाता है, और वो बाद में कहाँ कर दिया जाता है, कैपिटल में अफेक्ट करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और लॉस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। इस अकाउंट के अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल विद द मैन्युफैक्चरिंग और विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स। दीज इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होते, किससे होते हैं, सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड होते हैं। सैलरी है, रेंट है, टैक्सेस हैं, पोस्टेज हैं, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, डेप्रीशिएशन है, इंटरेस्ट पेड है, ये सारे खर्चे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, पैकिंग है, ये आते हैं। इसके अलावा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये खर्चे भी आ जाते हैं। इनको पता है वैसे हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बाकी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट इनकम भी आती हैं जो सेल ऑफ गुड्स सच एज इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, और इन्वेस्टमेंट पे जो हमने इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो भी हमारे पास यहाँ आ जाता है। तो वो चीज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद पर्पज़ होता है हमारे पास क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का। हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फाइंडिंग द डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ये एक फॉर्मेट है, मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको। ये सारे हमारे खर्चे आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आ जाते हैं। पहली बात तो वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और ग्रॉस लॉस निकलता है, उसके अंदर में जितनी भी इनकम आती है पहले यहाँ आ जाती है। किस किस तरह की इनकम आ सकती है, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स पर डिविडेंड मिला है, कुछ अलग तरह की इनकम है, और सारे खर्चे यहाँ आ जाएंगे जो डायरेक्ट के अलावा हैं। इन सारे खर्चों को इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं हम लोग, यस इनडायरेक्टली का नाम ही क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसमें सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज,
टेलीफोन के खर्चे, इंश्योरेंस के हैं, बिजनेस प्रमोशन के खर्चे हैं, रिपेयर है, डेप्रीशिएशन है, इंटरेस्ट है, कन्वेंस है, बैंक चार्जेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आग लग गई है, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट एंड कार्टेज, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग, बैड डेट। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश फैला हुआ है, इसमें दुनिया भर के वो आते हैं हमारे पास। यहाँ जो आता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है और यहाँ जो आता है वो नेट लॉस कहलाता है। जब हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये हमारे पास चीज़ें हैं। अब इन आइटम को धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके क्या करा है बेटा, एक्सप्लेन किया है कि सैलरी क्या होती है। ये आपको सारी चीज़ें पता हैं कि हमारे पास ऑफिस का रेंट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको आती हैं अपने। अब अकाउंट्स का हमारा अंत होने वाला है इस चैप्टर का, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता ही हैं। तो बस मैं केवल थ्योरेटिकल वे में आपको यहाँ बताना चाह रहा था। अब एक ये डिफरेंस है, ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का डिफरेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट इज़ द मेन अकाउंट। ठीक है जी। मेन अकाउंट ये होता है, नेचर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है, उससे हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। इसके बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, P&L में। इसके बैलेंस कहाँ जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं। आइटम शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट आर परचेज, सेल, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अंदर में आपने अभी देखा ही था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, फाइनेंस के हैं, वो सारे खर्चे यहाँ पर हम दिखाते हैं। हमने फॉर्मूला दिखाया। अब इससे रिलेटेड आपके क्या आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी आएंगे बाद में। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इसके अंदर में थ्योरी कवर करना है। उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट है, उसके बाद बनाई जाती है। केवल थ्योरेटिकल वे में कराए जाते हैं, जिसके अंदर में कि बैलेंस दिखाए जाएंगे कि इसके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो सारे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो दिस इज नोन एज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज अ स्क्रीन पिक्चर, बैलेंस शीट इज अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ गोइंग बिजनेस एट ए सर्टेन मोमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे बनाते हैं। विच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द फॉर्म एज एन इंस्टीट्यूशन एज एन सर्टेन डेट। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इज नॉट एन अकाउंट। इट ऑलवेज कीप इन द माइंड बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आप करेंगे। पर्पज़ क्या बैलेंस शीट का बनाने का हर किसी का, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द अमाउंट ऑफ द एसेट ऑन अंडर वेरियस हेड्स, से डेटर कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, टू अमाउंट द लाइबिलिटीज़, टू नो द कैपिटल। ये हमने अकाउंटिंग वेशन में को बैलेंस शीट बनाना सिखा दिया था। ये बेस होता है ओपनिंग एंट्री का और उससे पता लगता है कि फॉर्म हमारी सॉल्वेंट है या नहीं है। तो बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख सकते हैं, ये भी हम बनाना सीखेंगे। ये बैलेंस शीट में सारे एसेट्स हैं। ये कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, BR है, सन्डी डेटर हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं बेटा, एसेट्स हैं। और ये हमारी सारी की सारी लायबिलिटीज़ हैं। ये हम बनाना आपको सिखाएंगे भी। ये आपको पता होना चाहिए। फीचर्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं बैलेंस शीट के। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बैलेंस शीट नॉट एन अकाउंट बट ओनली द स्टेटमेंट है। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज़ बराबर रहनी चाहिए। इसके अलावा बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में कुछ आपको डिफरेंस दे रखे हैं। ये एक बार आप क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल, एक बार रीडिंग करेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ दिक्कत है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मार्शलिंग होती है। एसेट्स को दिखाने का 2 ऑर्डर होते हैं बेटा, वो बताएंगे आपको, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। अभी हम इसको फॉलो नहीं करते हैं इतना। ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग द आइटम ऑफ सिमिलर नेचर अंडर ए कॉमन अकाउंटिंग हेड। द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट इन्होंने द कॉल्ड द मार्शलिंग। यानी कि एक तरह के आइटम्स आपको ग्रुप में डाल देते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसको हम मार्शलिंग कहते हैं एसेट्स की। यानी कि अब देखो मार्शलिंग के हिसाब से कर लेते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जो चीज़ें पहले बिक जाती हैं उनको पहले लिख देते हैं। कैश वैश ये सारी लिक्विड एसेट्स हैं और धीरे धीरे चीज़ें लिक्विडिटी कम होती जाती है, यानी कि इनको बेचने में हमारे को टाइम लग सकता है, तो इस ऑर्डर में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आपको इतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 7 में। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस होता है। जो परमानेंट एसेट्स हैं ये बिल्कुल उल्टा हो गया ऑर्डर। गुडविल वहाँ नीचे थी, यहाँ सबसे क्या आगे पहले आ गई, कैश यहाँ सबसे नीचे आ गया, तो वो भी ऑर्डर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जितनी एसेट्स परमानेंट हैं उनको हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। इसके अलावा अब आपका डिफरेंस आया है यहाँ पे, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसका डिफरेंस है, एक बार आप पढ़ लेना। अब इजीली आप इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ डिफरेंस और भी हैं जो आपने पहले भी किए हैं। टेंजेबल एसेट और इंटेंजेबल एसेट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे तो पता लग जाएगा। इसके अलावा करंट एसेट और हमारा फिक्स एसेट का डिफरेंस दिया हुआ है। मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार इनको यहाँ पे पॉज कर देना और आपको उनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। केवल ये है कि टॉपिक हमारा कवर हो गया। हाँ जी,
यहाँ एक छोटी सी बात और समझनी है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी विद द लायबिलिटी विच बिकम द पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि दीज आर द लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट हैपन डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई घटना घटेगी तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, अदरवाइज़ ये हमारी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है, 31 मार्च को केस चल रहा था, अगर कंपनी हार भी सकती है और जीत भी सकती है। कंपनी अगर हार गई तो कंपनी को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो कंपनी के लिए क्या बन जाती है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाती है। और भी एग्जांपल दिए, किसी को वारंटी दे रखी है, जैसे बिल की आपको बताया, बिल डिस्काउंटेड की अगर लायबिलिटी है, कोई डिस्प्यूटेड क्लेम है, तो ये सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं। इनको बैलेंस शीट में तो शो नहीं करते, दीज आर नॉट अकाउंटेड और नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बट एज ए फुट नोट दिखाया जाता है बैलेंस शीट खत्म होने के बाद। एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में भी एक बार डिफरेंस देख लीजिए आप इनको रीड करेंगे, उसी से आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पॉज कर लीजिए, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्मेट। हमें केवल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट करना, जो डिस्कस करा है हम लोगों ने, इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट ही बनना है, जो हमारे सिलेबस में भी हमें नहीं करना है बेटा। और ये यहाँ पे भी एक वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट भी आपको दे रखी है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, वो हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, तो हमें नहीं करना है। तो मैं यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसके बाद हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, जो इस पूरे चैप्टर का हमारा क्या होगा बेटा, बेस होगा। और इसके अलावा मैं आपको जानना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे बेटा, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हम बाद में करेंगे क्वेश्चंस को, हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन ये MCQ क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं चाहूँगा इनको ज़रूर आप इनको करें। हम चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो ये फार्मूलाज हैं जो आपको देखने ही हैं बेटा। फिर पीछे इनके आंसर दे रखे हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं। आपको एक्सपेंडिचर पूछे गए थे, आज हम लोग जो डिस्कस करें, कौन सा एक्सपेंडिचर आपका कहाँ पर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स आपसे कुछ पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़े जानकारी के अंदर में होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 मार्कर में आपसे क्या करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं इसीलिए इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। ये आपके पुराना जो बेस है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ये इनके आंसर भी दे रखे थे आपको। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको करने का केवल रीज़न ये था कि ताकि आप इनको देख सकें, और जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। देखिए कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए इन्होंने। लेकिन मेन काम हमारा जो होगा वो हम अगली वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर की बिल्कुल जो थीम है वो आपको क्या है बेटा, समझ आ जाए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी हमें दी हुई है बेटा इस चैप्टर में। 1 मार्कर क्वेश्चन काफ़ी बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं बेटा। बाकी बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।